बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। आपको याद होगा 2016 में पैनामा पेपर्स आए थे जो कि 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल थे और उसमें दुनिया भर से बहुत सारी अहम शख्सियात के नाम थे, जिसमें कुछ उस वक्त के मौजूदा सरबराहान ममलिकत थे, कुछ साबिक सरबराहान ममलिकत थे, कुछ खिलाड़ी थे, कुछ कारोबारी शख्सियात थी, कुछ मुजरमों के भी नाम थे, बहुत सारी मशहूर शख्सियात के नाम थे। मियां नवाज शरीफ साहब का भी नाम उसमें आया। उस वक्त वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनका नहीं उनके बच्चों का नाम आया। और फिर हमने देखा कि वो पैनामा पेपर्स ही जो थे वो बुनियाद बने मियां नवाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटने की। और इसके अलावा आइसलैंड के एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी उसका शिकार हुए। स्पेन के एक मिनिस्टर थे, वो भी उसका शिकार हुए। इमरान खान साहब तब कहते थे कि ये मसला है कि गरीब मुल्कों की दौलत जो है वो अमीर मुल्कों में चली जाती है और ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं काला धन छुपाने के लिए और टैक्स बचाने के लिए, टैक्स एवेशन के लिए। अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करते हुए खान साहब ने इसी हवाले से बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. $7 trillion in stolen assets are parked in financial haven destinations. This organized theft and illegal transfer of assets has profound consequences for the developing nations. It depletes their already meager resources, accentuates the levels of poverty, especially when laundered money puts pressure on the currency and leads to its devaluation. So this is something very close to the heart of the Prime Minister. अब दोबारा एक शोर है, एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पेंडोरा पेपर्स रिलीज़ हो रहे हैं आज रात को 9:30 बजे और उसमें बहुत सारी अहम शख्सियात के नाम है दुनिया भर से और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ शख्सियात के नाम भी हैं। और किन शख्सियात के नाम हो सकते हैं इस हवाले से भी आपने डिबेट सुनी होगी। लेकिन ये पूरी दुनिया की जो अहम शख्सियात हैं उनके खुफिया मालियाती मामलात के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तहकीक हुई है, जिसमें 117 ममालिक के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया है, उसके बाद ये पेंडोरा पेपर्स तैयार हुए हैं और आज रिलीज़ होंगे। अभी रिलीज़ हुए नहीं हैं, 9:30 बजे रिलीज़ होने हैं और ऑपोजिशन के एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की 2 कंपनियों के नाम है इसके अंदर। उनके पास इन्फॉर्मेशन पहले से कहाँ से आई है, ये भी एक सोचने की बात है। क्या कहा एहसन इकबाल साहब ने, सुनिए। आज जारी होने वाले पंडोरा लीक्स ने इमरान न्याजी साहब का पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो लीडर जो दुनिया को सादिक और अमीन होने का यकीन दिलाता था, उसकी 2 ऑफशोर कंपनियां मजीद निकल आई हैं और अपनी चोरी छुपाने के लिए इन लीक्स के बाकायदा रिलीज होने से पहले ही हुकूमती तर्जुमानों ने सफाइयां देनी शुरू कर दी हैं, जिससे साफ पता लग गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अभी तक तो 2 लोगों के नाम आए हैं जी, एक फरीदुद्दीन साहब हैं कोई और एक फवाद मलिक साहब है। दोनों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी है। फरीदुद्दीन साहब के हवाले से एक आया कि उनका घर और प्राइम मिनिस्टर साहब, ये शहबाज गिल साहब ने कहा है कि दोनों के घरों में फासला आधे किलोमीटर का है और दे शेयर द काइंड ऑफ द सेम एड्रेस। इस वजह से वो सेकंड ज़मान पाक आ रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही फरीदुद्दीन नाम का उनके कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई उनके ज़ाती मुलाजिम रहे। और दूसरा जो नाम लिया जा रहा है उस हवाले से शौकत तरीन साहब ने भी एक एक्सप्लेनेशन दी है। बहरहाल एक तो ये इल्ज़ाम जो एहसन इकबाल साहब ने लगाया, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, वो क्या है वो भी सुन। एक अहम दोस्त मुल्क के लीडर की तरफ से तोहफे में दी जाने वाली कीमती घड़ी को बेच दिया गया है। इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये बात दुरुस्त है तो इमरान न्याजी साहब को पाकिस्तानी कौम के वकार और गैरत को बेचने के जुर्म में फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। और अगर ये खबर दुरुस्त नहीं है तो फिर हुकूमत और इमरान न्याजी साहब तोशा खाना और गैर मुल्की मिलने वाले तहाइफ की तफसील कौम के सामने बिला ताखीर पेश करें। तो अब हो कुछ इस तरह से रहा है दैट द टेबल्स हैव टर्न्ड। इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते थे जब पैनामा पेपर्स आए थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से सवाल पूछे जाते थे और कोई तसल्ली बख्श जवाब उस वक्त सामने नहीं आते थे। फिर हमने देखा कि बाकायदा तौर पे पूरा एक राउंड ऑफ लिटिगेशन चला, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल भी हुए, फिर उनको सज़ा भी हुई, मरीम नवाज साहिबा को भी सज़ा हुई, कैप्टन सफदर को भी सज़ा हुई। अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑपोजिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब किस तरह से इसका जवाब देगी अभी की गवर्नमेंट, आज इसी पे बात करेंगे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब
बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए लाहौर स्टूडियोज़ में। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ होंगे और सईद कायस सब एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। तारिक फजल चौधरी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा एहसन इकबाल साहब का शॉर्ट जो मैंने इंट्रो में सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की दो ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं पेंडोरा पेपर्स में, जो कि अभी 9:30 बजे रिलीज़ होने हैं और फिर पता लगेगा कि असल हकीकत है क्या, उसके अंदर किसके नाम है, किस बुनियाद पर नाम है। तो एहसन इकबाल साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, नंबर 1, और आप श्योर हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर कंपनी है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए आप मैं हैरान हूँ कि आप इस सिलसिले में इतना यानी आप ये कहें कि सस्पिशन का इजहार मैं कहूँ या ये कहूँ कि इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है आपके लिए। इससे पहले भी जिस दौर में वो क्रिकेट खेलते रहे हैं उस दौर में भी उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई रखी है जिसका उन्होंने खुद इजहार किया है और उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। और उस वक्त उनको मतलब जब अपने लिए बनाई थी तो ऑफशोर कंपनी उन्हें बिल्कुल जायज और एन हलाल और एन आप ये कहें कि बिल्कुल उसूलों पे मबनी नजर आ रही थी। ये बात जब पनामा लीक्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त भी हमने कई दफा उठाई कि क्या जो 400 बल्कि 600 से ज्यादा नाम आए हैं उन पाकिस्तानियों के जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं और जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। क्लियरली ऑफशोर कंपनीज में मियां नवाज शरीफ साहब के नाम से कोई कंपनी नहीं थी और एक उनके बेटों के नाम के हवाले से एक चीज उठाई गई और उसके बाद उसका नतीजा ये निकला कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसी करप्शन की बुनियाद पे नहीं, किसी ऑफशोर कंपनी रखने की बुनियाद पे नहीं, ऑफशोर कंपनी बना के उसको छुपाया गया। इस बुनियाद पे घर नहीं भेजा गया बल्कि इस बुनियाद पे घर भेज दिया गया कि आपके पासपोर्ट पे तो दुबई का वीजा है जिसे अकामा कहते हैं। तो ये सारा बदकिस्मती से मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी पाकिस्तानी बैठ ये सारा कुछ हमने अपने मुल्क में होते देखा है और अब जब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है जिसकी एहसन इकबाल साहब ने ज़ाहिर है उनकी मालूमात की अपनी एक बुनियाद है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर प्लानिंग है, तो उन्होंने जो बात की है वो यकीनन अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब ये सारी चीज सामने आती है तो वो चीज। लेकिन दोबारा मैं रिपीट करता हूँ तारिक फजल चौधरी साहब, सवाल मेरा यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने नाम पर 2 ऑफशोर कंपनीज हैं जैसा कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि उनकी 2 ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं, या उनके किसी जानने वालों के नाम पे हैं, रिश्तेदारों के नाम पे हैं जिनको मुंसलिक कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब? एग्जैक्टली इल्जाम है क्या उनका? देखिए ये तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि आपको पता चल जाएगा, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने जो बात की है मैंने उसे एंडोर्स की है। उनकी मालूमात की एग्जैक्ट बुनियाद तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं चूंकि उन्हें जानता हूँ और उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की भी मैंने आपसे बता दी है कि किस लेवल की वो पर्सनैलिटी है, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लीडर हैं, तो वो तो बात है। लेकिन मैंने आपको इसका एक दूसरा पस मंजर बताया है, बैकग्राउंड इसलिए मैंने आपके सामने रखी है कि मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अगर उन्होंने कहा अपने लिए और है और दूसरों के लिए और है, गवर्नमेंट में से अगर किसी ठीक है उस पे भी बात करते हैं, चॉइस साहब उस पे भी बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है ना अपोजिशन में से किसी निकलेगी तो दोनों को देखने का, जांचने का, उसका ट्रायल होने का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। मैंने उससे बड़ी बात आपके सामने रखी है। चॉइस साहब सवाल यह है कि अभी तक मीडिया पे जितनी डिस्कशन हो रही है उसमें 2 पाकिस्तानियों के नाम आ रहे हैं, एक फरीदुद्दीन साहब है, दूसरा कोई फवाद मलिक साहब है। उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम तो अभी तक आया नहीं, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने कह दिया डायरेक्टली कि उनकी 2 कंपनी है प्राइम मिनिस्टर। आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूं, और फिर कल को अगर इमरान खान के नाम पे खुद 2 ऑफशोर कंपनियां नहीं निकलती हैं तो एहसन इकबाल साहब के इस बयान की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? ये भी सोचने की बात है। फिर ये भी तो लगेगा ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है प्राइम मिनिस्टर को नामजद करने के लिए किसी भी ऑफशोर कंपनी में। आप जरा थोड़ा सा वक्त का इंतजार कर लें, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। ये तो स्पेकुलेशन जिन पे अब सवाल पे सवाल एक ही टॉपिक पे किए जा रहे हैं और मैंने बड़ी तफसील से आपको बता दी है। मेरे ख्याल तो वक्त का इंतजार कर लें। ये जो बात आप कर रहे हैं ना ये उसके बाद की है, जब ये सारे इंकशाफात होंगे उसके बाद आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब फिर एडिक्वेटली इंशाल्लाह दिया जाएगा। आपने एहसन इकबाल साहब का बयान सुना, वलीद इकबाल साहब, क्या कहिएगा? देखें जी, अभी तो 9:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक वो कोई जो भी तफसीलात सामने आनी है वो आनी है। अभी तो 8 बज के कुछ मिनट ही हुए हैं ना, या 8 बज के 17 मिनट हुए हैं। तो महज एक थोड़ा सा मैं 1-2 जुमले ऑफशोर कंपनीज के बारे में बोलना चाहता हूँ। महज एक
ऑफशोर कंपनी का किसी के नाम में भी होना किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं होता। डिपेंड करता है कि उसके पीछे मनी ट्रेल क्या है, सही। उसके पीछे वसाइल कहाँ से आए, किधर से कहाँ मूव हुए, उसके पीछे कौन क्या जवाब दे सकता है। मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा। ठीक। और वहाँ जब ये बात उठी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, ये सादिक और अमीन की बात भी इन्होंने की। देखिए, बेहतर तो यही, शहीद कौन है कौन शहीद नहीं है, कौन सादिक है कौन अमीन है, ये फैसले अल्लाह पे छोड़े जाएं। अब जनरल ज़ियाउल हक ने हमको एक तोहफा दे दिया कि 62 और 63 में सादिक और अमीन की बात डाल और अदालतों को मजबूर कर दिया कि वो इस पे फैसले करें। तो दुनियावी अदालतों पे वैसे तो ये फैसले और असूलन तो ये चीज़ आइन में इस तरह नहीं होनी चाहिए, बहरहाल वो है। जिस तरह जनरल ज़िया ने नवाज शरीफ में भी एक तोहफा दिया हमको, वो इस तरह का तोहफा वो भी दे दिया था। तो लेकिन आप तो उस अदालत के बेनिफिशियरी हैं। मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, उस अदालत, अब जब ये दुनिया की दुनियावी अदालतों को ये मुख्तस कर दिया गया जनरल ज़िया के तोहफे के तौर पे 62(1)(f) में, हाँ जी, तो मियाँ नवाज शरीफ ने आके कतरी खत प्रोड्यूस किए, ये किया वो किया, क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय की, अपनी असेंबली में कुछ कहा निकला कुछ और, वो सादिक और अमीन नहीं करार पाए। उसी तरह इमरान खान साहब की भी एक जो ऑफशोर कंपनी जो उन पे इल्जाम लगाया जाता था, जो उन्होंने अपनी जायज आमदन से बनाकर और फिर उससे वो क्रिकेटर और जायज आमदन, लेकिन तब की बात और थी ना, अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर है। अब तब की बात और थी, अभी वो प्राइम मिनिस्टर ना। तो क्वेश्चन इज ये आपने जो कहा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सादिक और अमीन कौन है वो तो अदालत ही फैसला करेगी, एहसन इकबाल फैसला नहीं करेंगे। और अगर वो ये कह रहे हैं और जितनी तफसीलात अभी तक सामने आई हैं, एहसन इकबाल साहब बावजूद अपनी इस मोतबर दाढ़ी के या गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या धोखा दे रहे हैं लोगों को, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। आप जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई, आप ये कह रहे हैं अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने नाम से कोई ऑफशोर कंपनी, ये जो 2 कंपनियां हैं, ये फरीदुद्दीन नामी शख्स जो कि 2 ज़मान पाक सुंदरदास रोड लाहौर, जिस तरह 2 ज़मान पाक कनाल बैंक लाहौर इमरान खान साहब का पता है, 2 ज़मान पाक सुंदरदास रोड उनका पता है फरीदुद्दीन साहब का। ये फरीदुद्दीन स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, ये उनके किसी ज़मान पाक के किसी रिहायशी है, मैं जानता हूं उनको। उन्होंने बताया है कि उसकी क्या, इमरान खान साहब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक निकाल भी ले तो फैसला कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, सादिक कौन है अमीन कौन है, वो एहसन इकबाल करेंगे या अदालत उज़्मा करेगी। एक और इल्ज़ाम, सीधी बात है, एहसन इकबाल साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया और वो घड़ी का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा है कि एक शहजादे ने उनको घड़ी दी प्राइम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो घड़ी बेच दी है। देखें जी, और पाकिस्तानी कौम के वकार का सौदा किया और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दिस इज व्हाट ही सेड। आप कहते हैं मैं आपको सुनवा देता हूं, सुन ले क्या कहा। एक अहम दोस्त मुल्क के लीडर की तरफ से तोहफे में दी जाने वाली कीमती घड़ी को बेच दिया गया है, इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये बात दुरुस्त है तो इमरान नियाजी साहब को पाकिस्तानी कौम के वकार और गैरत को बेचने के जुर्म में फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। और अगर ये खबर दुरुस्त नहीं है तो फिर हुकूमत और इमरान नियाजी साहब तोशा खाना और गैर मुल्की मिलने वाले तहाइफ की तफसील कौम के सामने बिला ताखीर पेश करें। क्या कहेंगे? देखें जी, तोशा खाना का जहाँ तक ताल्लुक है, तोशा खाना एक ऐसा मामला है जिसके बाकायदा तहरीरी कवायद व ज़वाबित हैं। ठीक है जी। किसी बाहर के मुल्क से आए हुए हुक्मरान या सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत पाकिस्तान के किसी आला अफसर को बशमूल प्राइम मिनिस्टर कोई तोहफा दें, घड़ी मिली थी मेरे पास, मेरे पास इसकी मालूमात नहीं है। आई डोंट नो। गवर्नमेंट का जो इस वक्त तक बयान आया है कि जी तोशा खाना में क्या आया या क्या नहीं आया, उन्होंने कहा है कि जी डिक्लेयर क्यों नहीं करते। ये वो गवर्नमेंट का इस वक्त तक बयान मैं अर्ज कर देता हूं क्या है। गवर्नमेंट का बयान ये आप गवर्नमेंट कि हम इसकी गवर्नमेंट का मैं उसकी तायीद ही कर सकता हूं ना। गवर्नमेंट की स्टेटमेंट ये है कि हम इसकी तफसीलात इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि ये एक दोस्त मुल्क से ताल्लुकात की सेंसिटिविटी इसमें इन्वॉल्व है। यही नवाज शरीफ साहब ने कहा, इसकी हम तब आपने इतराज उठाया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसी उस वक्त जो उनके ऊपर जिस केस का इल्जाम लगा हुआ है उस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म। अच्छा नहीं, मुझे ये यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, आसिफ ज़रदारी सदर थे। What is the secrecy? What is the secrecy? मेरे ख्याल में मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ। बात तो सुन, मैं आपको राय दे देता हूँ। इमरान खान साहब का जो बैकग्राउंड है, जी जी जी, ठीक है, एक बंदा जिसने इतने पैसे इकट्ठे करके कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बनाया है, कराची में बन रहा है और बहुत सारा चैरिटी का काम किया है। इमरान खान साहब ने अपने बहुत सारे प्लॉट जो उन्हें मिलते थे, कुछ ज़मीन वगैरह, वो भी उन्होंने शौकत खानम को दे दी। अगर कोई गिफ्ट्स मिले हैं तो उसको रिकॉर्ड पे ले आए। वाई यू, मतलब कि
क्रिएटिंग दिस मिस्ट्री अबाउट द प्राइम मिनिस्टर के पता नहीं क्या मिल गया क्या नहीं मिल गया, ऑपोजिशन को खेलने का मौका मिलता है, आप बता दें क्या मिल गया। मैं तो आपको वही जवाब दे सकता हूं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे ये तो सवाल है कि डिक्लेयर क्यों नहीं कर, किसने क्या दिया है। Who is advising the prime minister not to declare the gifts? Who is advising? I am not the one who is advising it. मैं बड़ी अच्छी बात कल या परसों किसी ने अखबार में भी लिखी थी और किसी को कोट किया हुआ था, आई थिंक कोई हेमिंगवे या इस तरह के किसी मुसन्निफ को, अंग्रेज या अमेरिकी मुसन्निफ को कोट करके कि जी सीक्रेसी से बेहतर यह है कि जी आप कोई ऐसी सीक्रेट रखें ही ना, कोई ऐसी चीज करें ही ना जिसको सीक्रेट। तो सर यही तो मैं कह रहा हूं ना। ठीक है, मैं मुझे मेरे पास आप देखें आपकी गवर्नमेंट के लोग सुन तो लेना, मेरी भी बात सुने, आपकी गवर्नमेंट के लोग बाकायदा कि ये कह रहे हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है, सीक्रेसी है, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। फिर जो लेटर उन्होंने दी है मीडिया पे बाकायदा तौर पर ये बात हुई है कि सेम यही इबारत नवाज शरीफ साहब ने लिख के दी थी तोशा खाना के तोहफात को डिक्लेयर ना करने पे, जिसको कॉपी पेस्ट मारा है और इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब का अगर इमेज आप कहते हैं डिफरेंट एंड ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लीडर, प्रूव दैट। देखें इस वक्त तो जो एहसन इकबाल साहब की भी आपने क्लिप चलाई है ना जी, उसमें उन्होंने कहा है कि मुबैना तौर पे किसी शहजादे ने कोई गिफ्ट दी है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने मुबैना तौर पे बेच दिया है। मुबैना तो क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उसके बाद अगला जुमला क्या कहते हैं, अगर ये दुरुस्त है तो फिर तहकीकात होनी चाहिए। अभी तो ये भी तय नहीं हुआ ना कि दुरुस्त है या नहीं है, तो पहले ये तय होने दें, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जहां तक तोशा खाना का केस जो कि नैब की अदालत के सामने है, वो यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तोशा खाने से कोई मोटर व्हीकल्स या SUVs निकाल के जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को दी कवायद और ज़वाबित के खिलाफ, इसलिए वो केस बना हुआ। वो डिटेल ऐसी कोई चीज, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या अभी मिला ये डिटेल्स आपको? मेरे पास ये डिटेल, दैट इज सैड जी, पता होना चाहिए ना सर। अगर आप दूसरों देखें नहीं, आप कर रहे हैं, आप ये अश्यूम नहीं कर सकते कि उसमें कोई बेईमानी हुई सर। बगैर क्यों नहीं कर सकते? अश्यूम क्यों नहीं कर सकते? इवन ऐसे आप हमें बताएं ना, सवाल पूछना हमारा हक है ना सर। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपको बताऊंगा ना, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं। तो अपनी बारी आप कह देते हैं कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, दूसरों की सारी इन्फॉर्मेशन आपने रखी हुई है, ये भी तो गलत है ना। मतलब कि यू हैव टू लिव बाय एग्जांपल। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं, लिव बाय एग्जांपल का बड़ा अच्छा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का जो किरदार है, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं जी। पाकिस्तान की पूरी तारीख में तोशा खाना की जो तारीख है, किस किस ने क्या क्या निकलवाया, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, वो छुपता नहीं है। और ताज्जुब मुझे ये है कि पाकिस्तान की वाहिद एक हुकूमत जिसके अंदर एक भी कोई चीज़ तोशे खाने से नहीं ली गई, रिकॉर्ड पे है, वो फील्ड मार्शल अयूब खान की थी। कोई चीज नहीं तोशे खाने से। चले अभी तो अच्छी बात है, तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि बेहतर यही है कि तोशे खाने से कुछ लिया ही ना जाए। अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दें, ठीक है, वो जो मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, कोई वही बात है, मिनिस्टर साहब को बता दें, और अगर लें तो उसको डिस्क्लोज कर दें, डिक्लेयर कर दें। सईद काजी साहब, योर टेक प्लीज। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कुछ लिया है तो बताएं। अभी आधा पौने घंटे बाद एक तो वो भी पता चल जाएगा उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं या नहीं है, और ये भी सारा जो सिलसिला है सारा समझ आ जाएगा। लेकिन मैं एक यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ, और वो है कि यहाँ पर बहुत खाक उड़ाई गई ये अकामे के हवाले से। अकामा एक वर्क परमिट होता है, और वर्क परमिट जो है एक मजदूर के पास हो तो बात समझ में आती है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अकामा जब इशराफिया के बहुत टॉप के लोग रखते हैं तो उसमें एक शक ये पड़ता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को छुपाना भी कई लोगों को मकसूद होता है जब वो बाहर अपने अकाउंट्स खोलते हैं, तो फिर उनको आपके मुल्क के शनाख्त के हवाले से बैंकिंग नहीं रिकग्नाइज करता। एक बात। दूसरी बात एक और भी है कि अगर आप देखें डेविड कैमरॉन या ये जो आप बोरिस जॉनसन है, इसको इस मुल्क को पता चले, बरतानिया को, कि ये कोई डबल जॉब भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर होने के अलावा, और वो क्या है हमें कुछ पता नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब का हमें कुछ पता नहीं है, अदालत ने भी उनको जो है वो अकामा हलाल हो गया। तो ये है कि मैं गरीब आदमी हूं, मैं अकामे पे काम करता रहा हूं वहां पे किसी अखबार के लिए, तो बात समझ में आती है। बिलियनर्स हैं, इतना इनका है, तो फिर भाई वो क्यों आपने रखा हुआ। फिर जब आप पाकिस्तान के इंतहाई सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है वो उसके आप प्रीवी हैं, वजीर आजम जो है वो है, या जो वजीर दिफा है, तो उस वक्त जब ये सूरत हाल पैदा होती है कि यू आर आल्सो बीइंग पेड, वन ऑफ दी अकामा होल्डर जो कि हमारे वजीर दिफा थे, ही वाज बीइंग पेड फ्रॉम समवेयर, जो ऐसा हमें नहीं बताया गया। तो मेरे ख्याल में ये कोई काम अदालत ने फैसला करना है, गलत किया है सही किया है, ये तारीख जज कर लेगी। मगर मुझे समझ नहीं आती कि मैं पाकिस्तान का वजीर आज़म हूं। आप भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये जो एहसन इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की 2 ऑफशोर कंपनियां पेंडोरा पेपर्स जो 9:30 बजे रिलीज होंगे उसमें सामने आ जाएंगी, आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है इस हवाले से?
मैं सच्ची बात है, मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी वेट कर रहा हूँ आपकी तरफ से। लेकिन मुझे लगता है मुझे ये बताइए कायद साहब कि अगर तो निकल आती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने नाम से 2 ऑफशोर कंपनीज, उसका जवाब तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, पीटीआई देगी, गवर्नमेंट देगी। अगर नहीं निकलती हैं तो फिर एहसन इकबाल साहब के स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जाएगा, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? देखिए फिर तो एक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना, एक बहुत अहम आदमी है, हमारे वजीर दाखिला रह चुके हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी है एहसन इकबाल साहब। तो मैं तो उसको सीरियसली ले रहा हूँ कि वो उन्होंने जो बात की है, मुझे तो उनकी अगर मैं शख्सियत को देखूं तो मुझे कहीं वो ठीक ही ना कह रहे हो, क्योंकि उनकी अपनी एक बैकग्राउंड है। लेकिन अगर ये नहीं निकलती तो फिर ये मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल सियासत और बयानबाजी का जो कल्चर हमारे यहाँ है, फिर हम ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम शायद एहसन इकबाल साहब भी इसका विक्टिम बने हैं, क्योंकि हम मुंह खोल के किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं यहाँ पे, जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तौर पर। मगर लेट्स सी, क्योंकि बहरहाल एहसन इकबाल एक जिम्मेदार आदमी है और पूरी कौम बड़ी। एक और सवाल सईद कायद साहब, ये बताएं 2016 में जब पैनामा पेपर्स आए थे उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में एक भौंचाल आ गया और वज़ीर आज़म साहब उस वक्त के नवाज शरीफ साहब जो है उनको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हाथ भी धोने पड़े। उसके बाद फिर एक राउंड ऑफ लिटिगेशन चला अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, फिर सजाएं भी हो गई, मीडिया में भी रोज़ाना डिस्कस होता था। ये अभी जो पेंडोरा पेपर्स आ रहे हैं, आपको लगता है द हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ इन 2021? whatever happened in 2016 वो कुछ होगा या इस बार इतना शोर नहीं डलेगा? देखिए मुझे नहीं लगता इतना शोर डले। नवाज शरीफ साहब की एक बैकग्राउंड और भी है, तो आए तो वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से ही थे, जिस तरह अभी ज़िया-उल हक का वो जिक्र कर रहे थे, मगर हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो फिर कंफर्टेबल कभी भी नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे वाकयात हुए जो आपकी डॉन लीक्स वगैरह हुई और कुछ ऐसा बहुत कुछ था कि जिसमें वो एक एसेट से लायबिलिटी बनती चले गए थे। अगर हम रियल पॉलिटिक की बात करें जिस तरह, तो वो एक जिस तरह मतलब अब वो बाहर हैं। एक जमाने में अल्ताफ हुसैन भी यहाँ पे जो है वो बहुत बड़े लीडर थे कराची के। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो अभी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो उस तरह से नहीं है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल लेकिन ये बात बड़ी अहम है, अगर एहसन इकबाल ठीक कह रहे हैं तो आई थिंक और ये दुरुस्त साबित हो जाता है तो कौम बिल्कुल एक शॉक में चली जाएगी और खान साहब मस्ट उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या मामला है और फिर गड़ी वाला। लेकिन एक बात दुरुस्त है वलीद इकबाल साहब की कि ऑफशोर कंपनी इटसेल्फ होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर ऑफशोर कंपनी के जरिए ये पता लग जाए कि आपने ब्लैक मनी को वहां पर छुपाया हुआ है, काले धन को, या फिर आपने किसी किस्म की टैक्स इवेजन की है और टैक्स बचाया और उस पैसे को वहां पे रखा हुआ है और फिर वो अदालत में साबित हो जाए तो फिर वो जुर्म है। ऐसी है ना जी, यही बात कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ब्रेक का वक्त हो गया जी 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 फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बचाने के लिए भी ये कंपनियां इस्तेमाल होती हैं जो ये वो लॉज एप्लीकेबल नहीं होते वहां पर, तो इसलिए भी वहां पैसे रखे जाते हैं जी। ठीक है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7.6 खरब डॉलर इन कंपनीज में रखा गया है और इस वक्त मौजूद है ऑफशोर कंपनीज में। और बुनियादी तौर पर जो टैक्स बचाया जा रहा है, पूरी दुनिया को हर साल टैक्स की मद में जो महरूम किया जाता है वो 427 अरब डॉलर की रकम है, ये तखमीन है उस अमाउंट का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवाल। मैं आपको ये बताता चलूँ 2016 के जो पैनामा पेपर्स थे उसके बाद फिर 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने वो जो 444 पाकिस्तानी थे जिनका नाम आया था पैनामा पेपर्स में, उन सबको, उनमें से 294 को नोटिस इशू किए हुकूमत पाकिस्तान ने। 150 के करीब जो थे उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रेस नहीं कर सकी। 4 ने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ दी 2019 में। उनमें से 90 लोगों ने एमनेस्टी स्कीम जो इमरान खान साहब ने मुतारिफ कराई थी उससे फ़ायदा उठाया। और 2017 में नैब ने जो तहकीकात का आगाज़ किया था पैनामा पेपर्स के हवाले से, वो अभी तक मुकम्मल हो नहीं सके। तो एक सवाल आपसे ये बनता है तारिक फजल चॉइस साहब कि 2017 में नैब की जो तहकीकात का आगाज़ हुआ था अभी तक तो वो मुकम्मल हो नहीं सकी हैं, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब ये कह रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हर तरह की क्लियरेंस और क्लीन चिट मिल गया क्योंकि एनसीए ने उनके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें वो बरियुज़ जमा हुए हैं। तो वहां पे एनसीए ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो तो कंक्लूड हुई, लेकिन यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशंस है और यहाँ पे जो अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं उसकी हद तक तो आप लोग बरियुज़ जमा अभी तक नहीं हो सके।
बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनकी गुफ्तगू चूँकि मैं फ़ोन पे हूँ सही तौर पर नहीं सुन सका, इसलिए मैं उनकी किसी बात का तो जवाब नहीं दे सकूंगा जो उन्होंने पॉइंट रेज किए होंगे। लेकिन आपने जो बराह रास्त सवाल किया है, देखिए मैंने पहले आपको ये बात की थी कि अगर तो यहाँ पे चूँकि हुकूमत जो है वो आसान तरीके इंसाफ की है, अगर इनकी नीयत और इरादा होता तो ये चीज़ें यहाँ पे भी वाइंड अप हो जाती। लेकिन जो इल्ज़ामात अपोजिशन पे और बिलखुसूस सही फैमिली पे लगाए गए हैं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा आप ये कहें कि मुकदमा शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे के खिलाफ लंदन में कायम किया गया था। आप ये देखें कि वहाँ की अदालतों से वो बरी ज़िम्मा करार दिए गए हैं, उनके वहाँ पे जो मुंजमद अकाउंट थे वो खुलवा दिए गए हैं। यानी वो दुनिया का एक अदालती निज़ाम जो अपनी शफाफियत के हवाले से गालबन 13वें नंबर पे आता है, उस निज़ाम में कोई करप्शन साबित नहीं हो रही, कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो रही। हमारा जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का, ये कितने नंबर पे है आप मुझे बता दें। मेरा ख्याल को 100 कुछ नंबर के ऊपर आता है। लेकिन इस सब के लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, विद आटमोस्ट ड्यू रिस्पेक्ट, अदालत में तो ट्रायल चला ही नहीं ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन जो एनसीए ने किया उसकी हद तक मियां शहबाज साहब को उन्होंने बरी कर दिया, बेगुनाह कर दिया। इन्वेस्टिगेशन उनके हक में, अदालत का तो कोई ट्रायल नहीं था। नहीं, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपके जो ये पूरा एक सिस्टम है, माशाल्लाह आप बैरिस्टर हैं, मैं आपसे कानूनी बहस तो नहीं कर सकता, ज़ाहिर कानूनी निकात आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई जुर्म सरजद होता है तो पुलिस की FIR से लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ये पूरी एक चेन है। अब ये कहें जनाब, अच्छा ठीक है, अच्छा एक और सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा कि सिस्टम होता है किसी वो जो अदालत का ऑर्डर है, अदालत का जो ऑर्डर है 10 सितंबर 2021 का, ऐसा सवाल तो सुन लेना, उस ऑर्डर में 2 अकाउंट्स का जिक्र है। एक सुलेमान शहबाज साहब का अकाउंट है बार्कलेस बैंक का, दूसरा एक और अकाउंट है किसी अहमद साहब के नाम का। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई और दो अकाउंट्स जो मुंजमद हुए थे उसके बाद उनको अनफ्रीज कर दिया गया, तो आप लोग क्या समझते हैं कि मियां शहबाज साहब के से मुतल्लिका उन 2 अकाउंट्स के हवाले से कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं और उनको क्लीन चिट मिली है, या तमाम तर अकाउंट्स और तमाम तर केसेस जो मियां शहबाज के खिलाफ हैं वो सबसे आप समझते हो एनसीए ने उनको बरी जमा किया? मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि आप बैरिस्टर हैं, मैं बैरिस्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉ स्टूडेंट हूँ। आपने खालिसतन वो सवाल पुट किया है जो अदालत में खड़े होकर किया जाता है। मैं अब इसका अगर बैरिस्टर होता तो आपको उसी टोन में जवाब देता। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ वो सुन लें, बहुत अच्छी बात, लोगों को समझ आ जाए जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं वो सारे वकील नहीं है। गुजारिश ये है कि उन पर इल्जाम लगाया गया कि ये जो 2 अकाउंट हैं और इससे रिलेटेड और भी दीगर भी चीजें होंगी, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लाया गया है। इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का है, कोई अकाउंट के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था कि उनके नाम के स्पेलिंग या कोई उम्र गलत हो गई थी, इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का था। और ये तो एक आप ये कहें कि उस फैसला कहें, आप उसे कह रहे हैं जी कि वो इंटरोगेशन के नतीजे में उन्हें बरी ज़िम्मा करार दिया गया। लेकिन बुनियादी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को ये डिक्लेयर किया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं है, नतीजतन वो अकाउंट खुलवा दिए गए। वो 2 थे या वो 4 थे, ये तो एक अलग बहस है ना। मैं अकाउंट खोलने या बंद होने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह जो सिस्टम मैंने पाकिस्तान में जिसकी बात किया बैरिस्टर साहब, एज ए लेमैन मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि मैं इस इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को FIR के इंदराज से लेके आपका ट्रायल, चलान मुकम्मल होना, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, DB, सुप्रीम कोर्ट, वहां तक मैं समझता हूँ कि ये पूरी एक चेन है। और जब तक ये चेन ठीक नहीं होगी और इसके अंदर कहाँ जो बाद में आपके सामने रखना ये चेन तो अब इन्होंने ठीक करनी है, तहरीक इंसाफ वालों ने जो इंसाफ की बात इंटरफियर करती है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी इस इंटरफियरेंस को देखते हुए सही हो गया। ठीक है, चॉइस साहब इजाजत दीजिएगा, गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, वो मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये झूठे इल्जामात हैं। और आपको ये भी याद होगा कि बहुत सारी अदालतों के ऑनरेबल जज साहिबान ने ट्रायल के दौरान जो मुकदमे ज़ेरे समाअत हैं अदालतों में, अपने रिमार्क्स में सिर्फ शरीफ फैमिली नहीं, अपोजिशन के दीगर भी जो लीडरशिप है, वो साद रफीक साहब हैं, वो एहसन इकबाल साहब हैं जिनका जिक्र हो रहा है, शायद खाकाना भाई साहब हैं, इनके केसेस के ट्रायल के हवाले से उन्होंने नैब पे या दीगर जो इदारे हैं एंटी करप्शन के, उन पे सीरियस सवालात उठाए हैं
कि आप अदालतों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबूत ही नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं अदालतों की तरफ से। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने गवर्नमेंट की तरफ जाना है। वलीद इकबाल साहब, ये तो चले आप 9:30 बजे रिलीज होंगे पेंडोरा पेपर्स, उसके बाद फिर चट्टा कट्टा सामने आएगा, उसके बाद कई दिन इसके ऊपर डिस्कशन तो चलती रहेगी। अब मीडिया के ऊपर बहुत सारे वीलॉग्स बनेंगे, फैसला अदालत ही करेगी, जाहिर बात है, कौन तो अदालत ही करेगी, कौन नहीं है, जितना पहले हो चुका। लेकिन आपके हक में तो सदाकत और अमानत का एक फैसला तो आ चुका, और बड़े 40 साल के रिकॉर्ड से आपने खूब इस्तेफादा किया, 40 साल के रिकॉर्ड्स की छानबीन के बाद ये हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि वो जो सदाकत और अमानत का एक सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर साहब के हिस्से में है, उसको कायम रहने दें और ये डिक्लेरेशन वगैरह कर दें तोशाखाना के तोहफे की। जी जी, ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का कद इससे बहुत बड़ा है। जी जी, छोटे मोटे तोहफे ये जो उन्हें मिले हैं इससे बहुत बड़ा उनका कद है। लेकिन ये आप इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, जो नहीं, मैं आपसे MCA वाली बात, ये भी बड़ी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये एक और बहुत बड़ा फरेब है और बहुत बड़ा जो गलत बयानी और मिसरिप्रेजेंटेशन है, और आपने बिल्कुल ठीक इसको निशानदेही की। बतौर एक आपका ताल्लुक भी कानून के शोबे से है कि ना कोई ट्रायल हुआ है, ना कोई विटनेसेस आए हैं, ना कोई मुकदमा हुआ है, ना कोई किसी किस्म की कोई इनोसेंट या गिल्टी का वर्डिक्ट दिया गया है। एक मैजिस्ट्रेट की अदालत जिसकी इजाज़त के बगैर कोई अकाउंट मुंजमद नहीं हो सकता, उसने एक सिर्फ मुंजमद करने के फैसले को लिफ्ट किया है। पहले भी वो कंसेंट से था, लिफ्ट भी कंसेंट से किया है। कोई उसमें इनोसेंट या गिल्टी का या बरी-उज़्ज़िमा मुलजिम का मुजरिम होना या बरी-उज़्ज़िमा होना का फैसला हुआ ही नहीं है। और उसको जिस तरह से पाकिस्तान के केसेस से ताल्लुक है, मैं यही अर्ज करना चाह रहा था जी। वो 2 अकाउंट आपने बताए, एक वो उसमें है RBS में, जो कि नेटवेस्ट ग्रुप का हिस्सा है, जो सुलेमान शहबाज साहब का अकाउंट है। एक बार्कलेज का अकाउंट है, जो कि आई थिंक जुल्फ़िकार अहमद या ज़हीर अहमद उनके कोई वकील हैं जिनका क्लाइंट अकाउंट है। यहाँ जो 2 केसेस खसूसन हैं, 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का और 7.32 अरब रुपए का TTs का, फेक TTs का, एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स हैं। वो एक सर्कुलर रोड के एक बैंक के अकाउंट्स हैं जिसमें पैसे जहाँ जहाँ से आए, कोई मंजूर पापड़ वाला है, कोई वो चीनी वाला है, कोई लस्सी वाला है, कोई इनका क्लर्क है, कोई गुड फेथ, कोई गुड नेचर कंपनी है, कोई अल अरबिया शुगर मिल्स के अकाउंट्स हैं, कोई रमज़ान शुगर मिल्स के अकाउंट्स हैं। वो 2 अकाउंट्स नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल कतई तौर पे ये अगर वो वाकई इतने इनोसेंट हैं, इतने मासूम हैं, इतने बेगुनाह हैं, तो बुला लें सलमान शहबाज को यहाँ पे और चलने दें मुकदमों को जहाँ चल रहे हैं। जो उस मुकदमों को क्यों इल्तवा में डाल रहे हैं, क्यों ताखीर कर रहे हैं? आपके सामने हैं दोनों मुकदमे जिनका मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलता। नहीं जी, बस वो यही असल में बात ये है कि वही चोर की दाढ़ी नैब को आप इन्फ्लुएंस करते हैं। चेयरमैन नैब की तौसीक कर रहे हैं। देखें जी, चेयरमैन नैब का मामला जो है वो इस वक्त एक कहा यह जा रहा है कि ट्यूसडे को मीटिंग होनी है। मिनिस्टर साहिबान को 4-5 हैं, फरूक नसीम साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर शफकत महमूद साहब विद द प्राइम मिनिस्टर। कोई मुसव्वदा तैयार हो गया उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी का? देखें जी, तौसी तो कानून के मुताबिक अलाउड नहीं है। अगर उस कानून में तरमीम की जाए जो कि पर्सन स्पेसिफिक हो, वो भी सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम, ऐसी तरमीम को कलअदम करार दे चुका है। लेकिन कोई ऐसी तरमीम करना जिसमें जो मौजूदा चेयरमैन है वो और दीगर और उसके लिए उम्मीदवार या कैंडिडेट्स जो हैं वो इक्वल फुटिंग पे हों, वो जायज़ होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसी तरमीम की जाए। मेरा सवाल ये है कि अभी के जो चेयरमैन नैब हैं, जिनके हवाले से ऑपोजिशन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आपको पता है कि कानून में लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कंसल्टेशन में अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब उन्हें। तो इन्हीं को अगर आप एक्सटेंशन किसी तरीके से भी करते हैं, कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, वो लोग कहते हैं ना कि कानून जो है वो तो मोम की नाक है, उसको इधर कर दें या इधर कर दें, तो आप करते हैं। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑन पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन एंड दे विल से कि देखें ये इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं है। यही तो हम कहते थे, इन्हें पूरे पाकिस्तान में और कोई चेयरमैन नैब नहीं मिल रहा। नहीं, देखें, इस सवाल के जवाब में एक और सवाल उठता है कि इस चेयरमैन नैब का तकर्रुर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने हो गया ना, वो कानून के मुताबिक 4 साल का टेन्योर हो गया के मुताबिक हुआ था ना, वो कानून के मुताबिक किसने मशवरा किया था? मियां नवाज, शायद खाकान अब्बासी, कानून में लिखा है नॉन एक्सटेंडेबल टर्म, शायद खाकान अब्बासी, थोड़ी देर पहले शायद खाकान अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब के मशवरे से उनका तकर्रुर हुआ। जो इस वक्त मंजर आम पे इतला है वो यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जब तक कोई नया तकर्रुर नहीं होता, जो मौजूदा चेयरमैन है वो अपने ओहदे पे कायम आपके ख्याल में तो ये मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। देखें जी, पिछले 3 साल में इनकी रिपोर्ट जो है, और सालाना रिपोर्ट वो सदर को देते हैं,
पिछले 3 साल में इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने 538 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर किए हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी के हवाले से जो सवालात हैं, देखें जी, अगर वो किसी तरह से आपके लॉ मिनिस्टर कहते हैं रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जबकि ऑपोजिशन यही तो इल्जाम लगाती। देखें जी, ये अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं तो जो इस दौर में जो हम क्लेम करते हैं कि वो आज़ाद इदारा है, हम उस पर मुदाखलत नहीं कर रहे, ना हम उन्हें कह रहे हैं कि आप उस दौर में पिछले 10 साल में जब से वो 10-20 साल जब से वो कानून है, जितने इन 4-5 साल में पैसे रिकवर इन्होंने किए हैं। देखें ना, यहाँ मीडिया पे तो हाई प्रोफाइल केसेस ही बहुत उछलते हैं ना, कि शहबाज शरीफ का केस है या बतौर इदारे की कारकर्दगी देखें तो 64% इनका कन्विक्शन रेट नहीं है। शख्सियात को अहमियत मत दें, इदारे को अहमियत दें, इदारे को मजबूत करें, किसी और कॉम्पिटेंट आदमी को चेयरमैन नायब ला के बिठाएं, वो इंसाफ करें। इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का वो नहीं है रुकावट या ऐसी कोई चीज। मैं मुमकिनात में इस बात को नहीं फरूक नसीम साहब रुकावट बने हुए हैं। मैं जरूरी नहीं सुना कि मुसव्वदा भी तैयार कर रहे हैं। देखें जी, उसमें ज्यादा फिलहाल तो यही है कि जितनी देर एक नया तकर्रर नहीं होता, यही अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। इस वक्त तक तो यही सामने आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका मुझे तो एडहॉक बेसिस पे आप एहतसाब करेंगे, ये ऑपोजिशन एडहॉक तो नहीं होगा जब तक कोई नया तकर्रर नहीं होता, और नए तकर्रर पे ये तो उतनी देर तक आप इनको कंटिन्यू करवाएंगे ना, या एक्सटेंड करेंगे एडहॉक बेसिस पे दोबारा तैनाती करेंगे? वो तो कानून में ये तो अलाउड है कि इसको कर सकते हैं, नॉन एक्सटेंडेबल हो सही, लेकिन ये है कि अगर जब तक कोई नया तकर्रर नहीं होता उस वक्त तक इदारा तो चलता रहना चाहिए। सो समबडी शुड बी हेडिंग इट, सिर्फ ये है। अपना सईद कायद साहब, महंगाई का थोड़ा सा जिक्र करते हैं, और महंगाई के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी तौजीहात भी देते हैं। और क्या कहा शहबाज गिल साहब ने, मेरी टीम बड़ी इस हवाले से पैशनेट है, वो कहती है कि ज़रूर चला दें, तो चला दें। शहबाज गिल साहब ने क्या कहा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਦਾ ਪੈਡਲ ਦਬੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਪੀਐਮ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗੀ ਔਰ स्पीड भी ज्यादा पकड़ेगी, सफर भी कटेगा। ये बिल्कुल मुल्क की इकोनॉमी इसी तरीके नाल होती है। जब रनवे पे एक जहाज खड़ा होता है और उसने टेक ऑफ करना है, तो आपने देखा है कि उसके इंजन को फुल स्पीड पे चलाया जाता है। उस टाइम वो सबसे ज्यादा जो ईंधन है, पेट्रोल है, उसके अंदर वो इस्तेमाल कर रहा होता है, धुआं भी ज्यादा दे रहा होता है, शोर भी ज्यादा दे रहा होता है, फिर वो भागता है और जैसे ही वो फ्लाई कर लेता है तो वो तेल भी कम खाना शुरू हो जाता है, इंजन भी वापस आ जाता है और धुआं भी नहीं मारता। जब भी आप किसी रुकी हुई इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते हैं तो वो शुरू में ज्यादा रिसोर्सेज लेती है। साडे पिंड दे लोकां नूं पता है, जो नवा तुसीं साइकिल चलाने की कोशिश करते हो तो पहले पैडल तो ज्यादा जोर लगता है, जो रिड़ पैंदा है फिर ठीक हो जाता है। तो कायद साहब, ये प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो तौजीहात दे रहे थे और जितने इंटेलेक्चुअल किस्म के वो एनालॉजीज ड्रॉ कर रहे थे, ये वो आदमी जिसके घर में मसला पड़ा हुआ है क्योंकि आटा, घी, चीनी वो अफोर्ड नहीं करता, उसको समझ आ जाएंगी बातें? सईद कायद साहब, ये तो एक ज़हनी एक्रोबैटिक्स मुझे लग रहे हैं और ये लॉजिकल फैलेसी भी है। हमारी महंगाई बढ़ना और जहाज का टेक ऑफ करना, मेरे नहीं लगता कि हम इनको पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। बात यह है कि महंगाई है और महंगाई, और फिर हम ये कहते हैं ना जी कि मईशत हमारी बहुत जो है बुरान में है। जो इस मईशत के मालकान है वो कभी बुरान में नहीं आए। जो शुगर इंडस्ट्री के लोग हैं, जो IPPs के मालकान हैं, कभी इनको आपने बुरान में देखा? हम बुरान में होते हैं। सर्कुलर डेट जिस तरह कोई मजहबी फरीजा है, हम भाग पड़ते हैं। जो 2 रुपए में बिजली खरीदी जा सकती है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि $45 बिलियन हमने गंवाए 10 सालों में इन IPPs में, और उस पर कभी कोई बात नहीं हुई। या जिस वक्त अबू बकर खुदाबख्श साहब की जो रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने कहा कि ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज बंद कर दें, ये जो आपकी ओगरा है, ये इन लोगों के ये। और फिर सबसे बड़ी मुनाफिकत क्या है, रात को जो शुगर की कीमत के इजाफे के बेनिफिशरी हैं वही कह रहे होते हैं वो शुगर महंगी। तो 80% मईशत इसी अशराफिया के पास है। और यही मुझे बताएं, कोई मकान शरीफ आदमी खरीद सकता है? 5 मरले का मकान 1.5-2 करोड़ का हो गया। ठीक हो गया, आपकी बात सही है, लेकिन इमरान खान साहब, अब आपको लगता है आखिरी 2 सालों में चीज़ों को कोई कंट्रोल कर लेंगे? क्योंकि खान साहब का एक शॉट हमने कल परसों चलाया था जिसमें वो कह रहे थे क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में महंगाई हुई है और हम क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जिनास भी, तेल भी, इस वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई हुई है, तो ये ठीक हो जाएगा। आपको लगता है ये ठीक हो जाएगा? देखें, वो ठीक कह रहे हैं। हमारी मैं ये जो एलीट इकोनॉमिस्ट हैं उनकी ये राय है कि 30 से 35% हमें इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है।
बात यह है कि हम माशी तौर पर दस्ते नगर हो गए हैं। हम वाशिंगटन कंसेंसस के तहत चल रहे हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहे। और खान साहब जो कहते हैं ना कि ये मुल्क है, मैंने यूरोप देखा हुआ है, हमसे ज्यादा करप्ट और बदनवान है। अभी आप क्या बता रहे थे, $2.8 ट्रिलियन यहां से चोरी होकर जाता है, चोरों को भी उन्होंने रखा हुआ है, सेफ हेवन भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये जिस मॉडल को वो टाउट करते हैं वो इतना क्लीन नहीं है। और अगर आज हमें बरतानिया बनना है तो हमें 2-4 कॉन्टिनेंट उजाड़ने पड़ेंगे, तो फिर हम बरतानिया बन सकेंगे। तो बेसिकली अब मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। चीनी कपास इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के बावजूद? वो महबूबुल हक साहब की इकोनॉमिक्स की किताब हमने पढ़ी थी इंटरमीडिएट में, आपने भी पढ़ी होगी, महबूबुल हक साहब की, जिसमें वो था कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। फिर भी हम गंदम, चीनी, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसे ज्यादा पैसों पे इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर बुहरान पैदा हो जाता है, फिर प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं। ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा गवर्नमेंट से? देखिए, ये बुहरान के बेनिफिशरीज होते हैं। ये बुरान क्रिएट करके इसके बेनिफिशरी जो है वो होते हैं कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट करें, ये करें। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो जिन कार्टल्स को तोड़ने की उम्मीद में खान साहब को आए थे या लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया था, उन कार्टल्स को तो हाथ नहीं डाला। उसकी एक वजह भी है, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि जिस कार्टल को हाथ डालें उसकी जेब में 25 मेंबर। ठीक हो गया, कैसा इजाजत दीजिएगा गवर्नमेंट से जरा पूछें सर, ये डॉलर बड़ा ऊपर चला गया, 171-72 पे चला गया। हाँ जी, अब वो जितना मर्जी समझाते रहे गिल साहब, वो जी इंजन वो स्टार्ट हुआ है, जहाज धुआं दे रहा है, जोर पकड़ेगा, ऊपर जाएगा, टेक ऑफ करेगा, ठीक हो जाएगा। 172 पे डॉलर चला गया और इतनी इंपोर्ट हो रही है। जी ये देखें, जब ये माली साल ख़त्म हुआ था 30 जून को, और बल्कि ख़ास तौर पे 31 मई, तो उस वक्त तक तो हमारी सूरत हाल जो हम 19.3 अरब के तजारती खसारे से, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, उससे 690 या 700 मिलियन डॉलर्स के प्लस में, सरप्लस में आ गए थे। इन 2-3 माह में जो ज़्यादा हुआ है वो इम्पोर्ट्स पे जो है, इम्पोर्ट्स भी ज़्यादा हो रही है, डॉलर ऊपर जाता है। डॉलर का जो देखें, कोई भी चीज़ का जो है समेत शमूल डॉलर के उस पे उसका दारोमदार होता है डिमांड और सप्लाई पर, और डिमांड जो है उसकी बढ़ी हुई है। 9,200 गाड़ियां इंपोर्ट उसमें हाँ जी, और इसीलिए आपने देखा कि पिछले हफ्ते इंपोर्टेड कार्स पे रेगुलेटरी ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, लगा दी गई, इवन इलेक्ट्रिक कार्स पे, इंपोर्टेड पे खास तौर पे, ताकि ये प्रेशर इंशाल्लाह जी सबसे पहला कदम जो उसमें खास तौर पे जो ये जो रोजमर्रा के खाने पीने की अजनास है, ये जो अभी पिछले चंद हफ्तों में टारगेटेड सब्सिडीज, जो टारगेटेड सब्सिडीज का जो सिस्टम शुरू किया है, 2-3 तरीकों से, यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए भी, डायरेक्ट इंटरवेंशन के जरिए भी। और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जमशेद चीमा साहब ने कहा कि इस रेट पे अब गरीब आदमी को आटा मिलेगा, वो नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिल रहा। चलें, अभी घी इतने पे मिलेगा, चीनी इतने पे मिलेगी, नहीं मिल रहा। बहरहाल जी, चीमा साहब जो है वो मुझसे ज्यादा जानते हैं अपने शोबे के बारे में। क्या जानते हैं? उन्होंने जो कमिटमेंट दी वो पूरी नहीं की, उसके जवाब वही He made a promise to the people of Pakistan through a press conference, और वो हुआ ही नहीं। ये मैं अर्ज कर सकता हूं कि टारगेटेड सब्सिडीज का इंपैक्ट जो है वो तकरीबन इस साल के एंड तक आएगा। सो आई थिंक बाय, अभी अक्टूबर में है, हम दिसंबर तक आपको, लेकिन मैं आपको वो शॉर्ट दिखा देता अगर मेरे पास होता। उन्होंने कहा कल से मिलेगा, कल से मिलेगा। इसका आप 1 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल आपके पास ऐसी रहे। 8.3% पिछले महीने इन्फ्लेशन थी, इस महीने जो अभी खत्म हुआ 9% है। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।